नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो। तो डॉक्टर से पूछो कि आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको जानना, समझना और रोकना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नशे के बारे में, चाहे वो हो अल्कोहल का नशा, चाहे हो तंबाकू या ड्रग्स का नशा। क्योंकि इन समस्याओं से ना तो सिर्फ युवा वर्ग पीड़ित होता जा रहा है, इसके साथ ही साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। तो क्या होता है, क्या रीजन होता है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, इसकी लत में पड़ जाते हैं, और कैसे इसको रोकें? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। सर, आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। किसी भी देश की तरक्की में वहां के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन क्या हो अगर युवा वर्ग गुमराह हो जाए और नशे के जाल में फंसता चला जाए? आज ये विश्व भर के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। नशे की लत एक बीमारी की तरह होती है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को खराब कर देती है। नशा एक ऐसी लत है जिससे ना सिर्फ इसका सेवन करने वाला बल्कि उनके परिवार को भी प्रभावित करता है। नशे से जुड़ी WHO की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो केवल शराब का सेवन मनुष्य में 200 से ज्यादा बीमारियों और गंभीर चोटों का कारण बनता है। शराब के सेवन से विश्व भर में हर साल करीब 30 लाख लोगों की जान जाती है, जिसमें 13.5% मृतकों की आयु 20 से 39 वर्ष के बीच होती है। वहीं तंबाकू उत्पादों के सेवन से हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें करीब 12 लाख लोग वो हैं जो सीधे तंबाकू का सेवन नहीं करते, यानी धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो जाती है। WHO की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल आबादी का 22.3% लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। तो जैसा कि इस रिपोर्ट में सर हमने समझा, हमने जाना कि किस तरह से तंबाकू, अल्कोहल से लोगों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे बीमारियां, चोट लगने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। और अगर तंबाकू की बात करें तो हर साल 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू के कारण होती है, और अल्कोहल से लगभग 30 लाख लोगों की मौत होती है। तो इस पर सर जानना चाहूंगी कि अल्कोहल या नशा ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि जिसके लिए लोग आकर्षित होने लग जाते हैं और इसका सेवन करने लग जाते हैं? जी, देखिए, मेडिकल साइंस में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का ब्रांच आता है, जिसमें कि हम रोकथाम की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, इस तरह से कई स्टेज के रोकथाम की विधियाँ हैं। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे कि लोग जाते क्यों हैं। क्योंकि जब तक हम मूल कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे, मूल कारणों पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ऊपर से ये रोकथाम मुश्किल है ना। साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है, सोशल फैक्टर्स समझने की ज़रूरत है कि क्यों एक इंसान अल्कोहल या ड्रग्स के नशे के लिए जाता है या तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग के लिए जाता है। क्या वो फैक्टर्स हैं? और हमारा चैनल भी आध्यात्मिक चैनल है, हम यहाँ पर साइकोलॉजी की थोड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ पे बात हमें ये बात समझनी होगी कि कोई व्यक्ति जब खुश हो तो वो एडिक्शन में नहीं जा सकता। यह तो कॉमन सेंस की बात है। कोई इंसान अगर अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, तो वो इसमें जाएगा। बहुत कम संभावना है कि एक हैप्पी पर्सन एडिक्शन में जाए। कोई व्यक्ति कब जाता है एडिक्शन में? जब वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड ना हो, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस से, परिस्थितियों से हैप्पी ना हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो,
कोई चेंज, कोई सडन चेंज आए और उसको वो टॉलरेट, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी उस पर्सन की इतनी नहीं है कि उसको वो एकोमोडेट कर सके अपने लाइफ में, तो जो स्ट्रेस है, जो इमोशनल टर्मोइल है, उसमें वो फंसता है। कई बार सोशल पीयर प्रेशर होता है कि दोस्ती में अगर किसी लड़के का, किसी युवा का कोई ऐसा फ्रेंड है कि जो नई दोस्ती है या दोस्ती में जो दोस्त है वो भी स्मोक कर रहा है, तो फिर पहले तो ट्रायल्स में हुआ क्या ठीक है, साथ में दोस्ती निभाने के लिए, कंपनी देने के लिए कर लेते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे इनकरेक्ट कंसेप्ट होते हैं, तो ये अगर माइंड में कंसेप्ट्स अगर सही ना हो तो फिर इंसान उसमें फंस जाता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमें किसी क्लास में अगर हम नेटवर्किंग करनी है या हमें अपने पैठ बनानी है, तो हमें उस क्लास की आदतों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जो नेटवर्किंग होती है, जो बातचीत होती है, वो जब बैग खुले तभी होती है। ये एक कंसेप्ट है, एक धारणा है जो कि वास्तव में पूरी तरह सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फिर भी उनका अच्छा नेटवर्क होता है। शार्क टैंक इंडिया पे आसनीर ग्रोवर, उन्होंने भी इस बात को किया हुआ कि मैं अल्कोहल नहीं पीता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि नेटवर्किंग में इससे दिक्कत होती है। तो हम कौन सी धारणाओं को अपने जीवन में बैठाए हुए हैं, वो धारणा, वो मान्यता कितनी उपयुक्त है, कितनी सही है, ये चिंतन करने की जरूरत हमें है। और चिंतन का काम ना आराम से ही हो सकता है। जब रिलेटिवली जब मुश्किल घड़ी हो जीवन में, उस समय तो इमोशन में आदमी बह जाता है और बस स्टेप्स उठाता है। हम जीवन जो जी रहे हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, वो आदतें क्या सही हैं या नहीं हैं, ये सब चिंतन करने के लिए ना जीवन में एक ठहराव, एक शांति चाहिए। तो हम जीवन में चिंतन मनन करना शुरू करें। अर्लीस्ट स्टेज पे रोकथाम ज़्यादा इजीली पॉसिबल है। जितना बात पुरानी हो जाए, जितनी बात एडवांस हो जाए, उतना मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो इन बातों को हम समझेंगे आज के एपिसोड्स में। सर, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये भी एक लेकिन कारण है। जी, तो इसके साथ में ना एक चीज़ और है कि कई बार जैसे आपने बताया कि इंसान अगर लोनली फ़ील करता है या सैड है, तो उस सिचुएशन में भी वो इस नशे की ओर जाने लगता है, नशे की ओर आकर्षित होता है। तो क्या जो लोग जिनके पास जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो लोग क्यों करते हैं? सिर्फ़ नेटवर्किंग ही कारण है या वहाँ भी और कोई कारण हो सकते हैं? सोशल पीयर प्रेशर मतलब हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अगर मैं उनसे किसी नए पर्सन के साथ बातचीत कर रहा हूँ और बातचीत करते हुए कोई काम है, कोई एजेंडा है, उसको फुलफिल करना है और उस समय बात उठी कि चलो ये पिया जाए, तो जो अपने आप को छोटा फील करता है, जो इन्फीरियर फील करता है, वो यह सोचेगा, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर मैं इस चीज़ के लिए मना किया तो मेरा वो काम भी रुक सकता है। तो अभी वो डिस्कशन चल रहा है, जो भी बिजनेस है का प्रपोजल है या जी। कुछ और कोई है, कुछ उसको कुछ सीखना है, कुछ लेना है। तो विल पावर, एक पर्सन की विल पावर का रोल यहाँ पर होता है कि उसका विल पावर, किसी पर्सन का विल पावर अगर ज़्यादा नहीं है तो वो गिव अप कर देता है सामने वाले की इच्छा अनुसार। और जो चीज़ एक बार बस बाय ट्राई करते हुए शुरू होती है, वो कब आदत बन जाती है व्यक्ति को पता नहीं चलता। हम ट्रायल स्टेज में ही अगर रोक लगा सकते हैं तो रोक लग सकती है, बाद में रोक लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। बाद में भी चेंजेज हो सकते हैं। कोई अगर क्रोनिक अल्कोहलिक बन गया हो, क्रोनिक ड्रग एडिक्ट हो गया हो, तो भी बदलाव किया जा सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितना अर्लीस्ट स्टेज पे
इसको चेक कर लिया जाए, इसको रोक लिया जाए, उतना सही रहता है। सर, तो इसके साथ इसके और क्या कारण हो सकते हैं? नेटवर्किंग आपने बताया, सैड फील करना आपने बताया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जब लव्ड फील नहीं करते हैं, यस, तभी भी इसका ऐसा होता हो? हाँ बिल्कुल होता है। कि कभी रिलेशनशिप में अगर ब्रेकेज का एक्सपीरियंस मिला, है ना, और उस समय इंसान जब परेशान है तो उस समय भी वो सिगरेट के लिए या अल्कोहल के लिए जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं। कोई व्यक्ति के लाइफ में कंपटीशन वो फेस कर रहा है, कंपटीशन में नहीं हुआ, उसमें रिकरेंट फेल्योर का एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, तो उसमें परेशान होकर फिर कभी कभी छात्र जो हैं वो एडिक्शन में जाते हैं। तो कारण कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार से, लेकिन बात यही है कि इंसान जो है वो अपने आप में नहीं है। आध्यात्मिक पहलू जो हम हमारे अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने आप में हो, अपने अपने आप में रहना वो सीख लेता है। जब हम यहाँ पर ध्यान की बात करते हैं, आज भी आएगा मेडिटेशन, जो ट्रीटमेंट के रूप में भी होगा और प्रिवेंशन के रूप में भी होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी पर्सनल कंपनी को एंजॉय करता है, अपने आप में खुश रहता है, तो वो नहीं पड़ सकता एडिक्शन में। एडिक्शन में पड़ भी रहा है, अगर किसी को अपने आप को चेक करना है तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अप्रोच, स्पिरिचुअल ग्रुप बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। चिंतन, कॉन्टम्पलेशन लाइफ में अप्रोच के प्रति होनी चाहिए कि जो मेरा जीवन जीने का तरीका है, क्या ये ठीक है या इसमें चेंज करने की जरूरत है। तभी ये हो सकता है। ऐड आते हैं और ऐड में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, टोबैको का पैकेट है, सिगरेट का पैकेट है, उसमें लिखा होता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो व्यक्ति के इमोशन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर ये एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इमोशनल क्रिएचर हैं, थिंकिंग क्रिएचर हम उतने नहीं हैं। वैसे हम सोचते हैं, लेकिन हम ज़्यादा इमोशन में होते हैं। तो इमोशन ही माध्यम है, इमोशन को समझना, इमोशन को रेगुलेट करना, जिससे हम अपने आप को रोक सकते हैं या किसी फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। यह प्रोग्राम वास्तव में सिर्फ जो सफ़र करा सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसके अलावा उसके फैमिली मेम्बर, कोई भी अगर आप चाहें तो आपको मिल सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, जो कोई पर्सन जा रहा हो एडिक्शन की तरफ और आपको पता है कि हाँ ये तो आगे जाकर नुकसान इसके बढ़ने वाले हैं, एडिक्शन का प्रभाव, ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने वाला है। अगर कोई दिन में अभी 2 बार स्मोक कर रहा है, फ्रीक्वेंसी अक्सर बढ़ जाती है, 2 स्मोकिंग से बढ़ के फिर 3, 4, 5 हो जाएंगी। बढ़ने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। परिवार का, दोस्तों का, आपका रोल बनता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किन मेथड्स को आप ला सकते हैं अपने दोस्त के जीवन में, जिससे एडिक्शन को रोका जा सके। जी सर, ये तो रही बात अल्कोहल कंजप्शन की कि यहाँ पर हम क्या कुछ काम करें, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, अब हम तंबाकू के ऊपर बात करना चाहूँगी। आप अगर देखें कि तंबाकू जो है उसकी स्मेल तो बड़ी गंदी होती है, अगर इसको इस तरह से भी हम समझें। अगर नॉन टोबैको यूजर से पूछा जी। जाए उसके लिए, जी। जो टोबैको यूजर है उसके लिए, उसको तो स्मेल अच्छी लग रही है। लेकिन वही कि जिसने भी तंबाकू, जो भी तंबाकू यूज़र है, जो भी कंज़्यूम कर रहे हैं, वो भी कभी ना कभी ऐसे रहे होंगे जब उन्होंने कंज़्यूम नहीं किया होगा। तो वहाँ से उनका कैसे स्टार्ट हुआ होगा तंबाकू कंज़्यूम करने का? क्या वहाँ पर क्या माइंडसेट रहा होगा? देखिए, तंबाकू में सिगरेट आ जाता है और गुटखा आ जाता है ना। हम स्मोक की बात पहले कर लें तो बहुत जगह पे ना ये स्टेटस सिंबल की तरह होता है। मूवीज़ से भी लोग प्रभावित होते हैं। वैसे मूवीज़ में बिल्कुल। तो अब आने लग गया है, गवर्नमेंट के होते हैं, जब भी सीन चलता है नीचे लिखा होता है कि टोबैको
इंजूरियस टू हेल्थ, जी। लेकिन वो छोटा अक्षरों पे ध्यान कितना जाता है ना। और इमोशन, किससे इमोशनली प्रभावित हो रहे हैं हम, वो बात है। इमोशन और एक टेक्स्ट, एक कंसेप्ट में इमोशन हमें प्रभावित करता है। अगर अब जैसे इमोशन की बात आए, जब किसी को एजुकेट हम कर रहे हैं, किसी युवा को कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अब वहाँ पर अगर उसकी माँ अगर इन्वॉल्व होती है या परिवार में वो जिसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है, अगर वो पर्सन इन्वॉल्व होता है तो उसको रोकने की, कंट्रोल करने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अब जैसे एक ही परिवार में माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, अब कोई भी समझा सकता है, लेकिन जो इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड है, और ये पेरेंट्स या बड़े भाई की तरफ से नहीं, ये उस युवा की तरफ से, कि वो पर्सन जिसको समझाने की कोशिश की जा रही है, वो किससे कनेक्शन फील करता है, किससे ज़्यादा वो प्यार महसूस करता है। जी। अगर वो व्यक्ति समझाता है तो उसके समझने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये एक कॉमन सी बात है, मतलब ये कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक विज्ञान की बात ही नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये बहुत सारे परिवार वालों को, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि अगर समझाना है तो लोग क्या करते हैं, अरे तुम अच्छा समझा सकते हो, तुम समझाओ उसे कि अरे स्मोकिंग ना करे। देखिए, अच्छा कौन समझा सकता है वो बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि इंसान हम सभी इमोशन से चलते हैं। वी आर इमोशनल क्रिएचर, वी आर इमोशनल बीइंग्स। हमें यह बात समझ में आ जाएगी तो बातों को समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। कौन अच्छा समझा सकता है, कोई स्कॉलर है, पीएचडी है, प्रोफेसर है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन किससे प्यार और लगाव महसूस करता है, उसके कहे गए शब्द उसको अधिक प्रभावित करेंगे। और कई ढंग से समझाया जा सकता है उसको, जनरल नॉलेज जो देना कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्यार के लिए भी कि इससे तुम्हारा हेल्थ प्रभावित हो रहा है और तुम्हारे कारण मेरा हेल्थ प्रभावित हो रहा है, तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे परिवार को या मुझे दिक्कत हो। तो कितनी बार व्यक्ति अपने लिए नहीं, लेकिन अपने को चाहने वाले के लिए बदलने को तैयार हो जाता है। हम सोशल बीइंग हैं, सोशल क्रिएचर हैं। आइसोलेशन में हम नहीं जीवन जीते, नहीं जी सकते। तो ये जो सोशल सोसाइटी जो है, जो परिवार है, हम उसी को यूज करना सीखें ना, काउंसलिंग करने के लिए, समझाने के लिए, प्यार देने के लिए, और उसके व्यक्ति के जीवन में जो लोनलीनेस है, जो सैडनेस है, उसको कम करने के लिए, दूर करने के लिए। एक हैप्पी पर्सन एडिक्शन में नहीं जा सकता। सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के नशे की तरफ बढ़ता है, तो उसके पेरेंट्स उसको समझा सकते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, या जिससे भी उनका इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, वो उनको Yes. समझा सकते हैं। जी। लेकिन आज के टाइम पे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग होते हैं। बड़े भाई बहन होते हैं या तो स्टडीज़ के लिए बाहर होते हैं, या वो भी वर्किंग ही होते हैं। तो ऐसे में जो यंगेस्ट किड्स होते हैं, तो उनको अकेलेपन की वजह से भी इस तरफ वो जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स इसको कैसे डील करें? देखिए, आपकी बातों से ही हमारे समाज में आज एक जो समस्या बढ़ रही है, जी। जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। परिवार सिर्फ बायोलॉजी से और सिर्फ कहने से नहीं होता। परिवार वहाँ होता है जहाँ पे हम एक दूसरे में इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर यह कहना कि हम वर्किंग हैं इसलिए हम समय नहीं दे सकते, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी डिफेक्ट है कि हम नहीं समझ रहे हैं परिवार को। हर एक परिवार में कुछ समय, क्वालिटी समय साथ बिताने के लिए तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो परिवार सिर्फ नाम का परिवार है, वो परिवार है नहीं। तो असली समस्या ये है, अगर एक तरह से देखा जाए तो, आध्यात्मिक ढंग से देखा जाए तो असली समस्या युवा स्मोकिंग की तरफ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं है। असली समस्या ये है कि परिवार में प्रेम के क्षण
प्रेम के मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स, वो कम हो जा रहे हैं। हम मेटलिस्टिक इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम इसका महत्व समझते ही नहीं कि परिवार के साथ हमें हर दिन, सिर्फ वीकेंड पे नहीं, हर दिन कुछ समय साथ बिताना चाहिए। चाहे वो डिनर के टाइम हो सकता है कि Yes. डिनर सभी लोग साथ में करें। बिल्कुल, डिनर के समय हर एक परिवार में एक कॉमन टाइम ही होना चाहिए कि इस समय ही सब लोग बैठेंगे। कि अगर किसी को डिनर नहीं करना तो भी वो उस समय वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि इस कारण से आपस में बॉन्डिंग रहे, आपस में बातचीत रहे। और देखिए, जहाँ पे चाह होती है ना, वहाँ राह निकल जाती है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हम सोचते नहीं हैं हम इस तरह से कि साथ में समय बिताना महत्वपूर्ण है। जब हम साथ में समय बिताते हैं तभी हमारी इमोशन की नर्चरिंग होती है, पोषण मिलता है। पोषण सिर्फ खाने की चीज़ों से, सिर्फ फिजिकल चीज़ों से नहीं है, पोषण इमोशन से भी है। जब हम हैप्पी मोमेंट्स बिताते हैं अपने परिवार वालों के साथ, तो जो बड़े हैं वही इनिशिएटिव ले सकते हैं ऐसे नियम रखने की कि परिवार में हमें साथ में समय बिताना है, वीकेंड पे हमें साथ में रहना है। कभी कभी ठीक है अपने हिसाब से घूमना फिरना होगा, लेकिन परिवार का भी एक समय तो होना ही चाहिए। परिवार में अगर हम प्रेम के क्षण नहीं साथ में बिताते तो फिर जब इंसान लोनली होता है, जब इंसान इमोशनली, जब उसका लव नरिशमेंट नहीं हुआ है, डिफिशियंसी है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलग अलग ढंग से तो आती ही है और आएगी। और जब वो आती है फिर हमको प्रॉब्लम लगता है कि लोग इतने लोग नशा क्यों कर रहे हैं, लोग इतने अल्कोहल में क्यों जा रहे हैं, है ना। समस्या को जड़ में जब तक हम देखना नहीं सीखेंगे, जड़ पे जब तक काम नहीं करेंगे, ऊपर से बदलाव नहीं हो सकता। गवर्नमेंट सब कुछ नियम बना के नहीं कर सकती कि हाँ कि 25 साल से ऊपर वालों को अल्कोहल नहीं मिलेगा। इस पर डिबेट होती रहती है कि क्या 18 साल से ऊपर वालों को मिलना चाहिए खरीदने का उसको परमिशन, या 25 साल से ऊपर होना चाहिए, 21 साल से ऊपर होना चाहिए। अरे ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या वैल्यूज़ अपने परिवार में मेंटेन करते हैं, हम कितना केयर करते हैं। एडिक्शन जब युवा में शुरू हुआ, उससे पहले क्या हम केयर कर रहे हैं प्रॉपर? एक परिवार में सभी सोचना शुरू करें, जो बड़े हैं खासकर वो उनको सोचना शुरू करें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि परिवार में प्रेम होना ज़रूरी है, कुछ टाइम साथ में देना ज़रूरी है, जिससे कि इस रास्ते से लोग, मतलब इस रास्ते पर लोग ना जाएं। लेकिन अगर किसी की फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन है कि फैमिली साथ में नहीं बैठ पा रही है या नहीं ये सब हो पा रहा, तो क्या करें? मतलब तो क्या जो यंगेस्ट किड्स हैं या फिर जो भी फैमिली में ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लग रहा है कि वो अकेला फील कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? यस, देखिए यह भाई इंटरेस्टिंग बात है कि ठीक है आइडियल परिवार में ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर परिवार आइडियल नहीं है तो अब जिस पर्सन को पता चल रहा है वो क्या करे, वो सिचुएशन को में दूसरे लोगों को, वो तो अगर खासकर यंगर पर्सन दूसरे लोगों को तो डिक्टेट नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। कभी कभी रिक्वेस्ट कर भी सकता है कि हम थोड़ा साथ में समय बिताएंगे, लेकिन अब उसका रिक्वेस्ट कितना एक्सेप्ट हो। तब यहाँ पर एक बात आ जाती है स्पिरिचुअल सपोर्ट की। अगर फैमिली सपोर्ट के अलावा हम कैसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, स्पिरिचुअल नेटवर्क, मेडिटेशन का ग्रुप है, ध्यानी लोगों के साथ रहें, वैसे हम दोस्त ढूंढें जो मेडिटेशन में हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड वाले जो हैं, जो भी हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है, तो राइट ब्रेन एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं, जो म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, तो यह भी लाइफ में एक खुशी का क्षण देता है। मेडिटेशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अलावा अगर हम किसी आर्ट में हैं तो यह भी हमें लाइफ में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज रख सकता है। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, ऐसे ग्रुप को ढूंढ सकते हैं और ऐसे लोगों से दोस्ती बना सकते हैं, और ऐसा बहुत जगह पे मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा ढूंढें मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पे मेडिटेशन ग्रुप है, वो पीरियडिकली मिलते हैं, तो हम उस ग्रुप में जा सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो हम बना भी सकते हैं, और ग्रुप तो दो पर्सन से ही बनना शुरू हो जाता है। कोई किसी जगह पे अगर हम एक्टिविटी करने लग जाएं, जैसे कहीं पर कोई म्यूजिकल एक्टिविटी ही हम करने लग जाएं, तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर
ढूंढें पहले कि कहीं पर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर हम सोशली इन्वॉल्व होते हैं, और यह सब बातें ना रिसर्च में भी अब आने लग गई हैं। टीलोमेयर पे जो रिसर्च हुआ, तो जो नोबेल विनिंग साइंटिस्ट हैं वो इस बात को लिखती हैं अपने बुक में, टीलोमेयर इफेक्ट में, कि जब कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं हम, चाहे किसी सोशल एक्टिविटी में, सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट में, तो उससे भी हमारा हेल्थ, हमारे सेल में क्रोमोसोम के लेवल तक हेल्थ जो है वो बेहतर होता है। तो सभी चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम सोशली इन्वॉल्व होते हैं तो भी हमारा पर्सनल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ बेटर होता है। तो अगर परिवार के अलावा हम इस तरह के स्पिरिचुअल सपोर्ट ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं, सज्जन सांगत्य कर सकते हैं। जी। तो सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि हम मेडिटेशन ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, मतलब कहाँ पर हम कैसे सर्च करें इसके लिए भी? देखिए, अलग अलग सोशल मीडिया है, जी। फेसबुक है या गूगल है। अपने जैसे जब मैं एमबीबीएस कर रहा था और मुझे मेडिटेशन, मैं पटना बिहार से हूँ, तो जब एमबीबीएस के लिए पटना से महाराष्ट्र जब शिफ्ट हुआ, तो पटना में जो मुझे मेडिटेशन ग्रुप मिला था, मैंने पता किया था कहाँ पे मेडिटेशन होता है, और फिर वहाँ पे जब मैं जाने लग गया था। तो जब प्लेस चेंज हुआ और उसके बाद मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ समय तक नहीं मिला। तो मैं इंटरनेट पे जाके ढूंढता था मेडिटेशन सेंटर सोलापुर, जिस सोलापुर शहर में था मैं, तो हमें इंटरनेट के माध्यम से मिल जाते हैं। तो हर जगह पे फेसबुक के माध्यम से या गूगल के माध्यम से अगर सर्च करेंगे तो मिलने की संभावना है। नहीं तो आप थोड़ा एक्टिव हों, थोड़ा पार्क में जाएं, थोड़ा इधर उधर जाएं, तो आपको क्योंकि स्पिरिचुअल पे लोग भी अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। कहीं पर बैनर लगाते हैं, कहीं पर कुछ कुछ पैम्पलेट बांटते हैं, क्योंकि हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सब करते रहते हैं। तो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हम अपने आप को पॉजिटिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया और गूगल इजी माध्यम है ढूंढने के लिए। तो सर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि अल्कोहल पर हमने बात की, हमने स्मोकिंग पर बात की। इन दोनों चीज़ों से स्वास्थ्य पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। एक्सट्रीम लेवल पर हम सभी जानते हैं कि लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं, हमारी किडनी, लिवर प्रभावित होता है, लेकिन इनिशियल लेवल पर अगर हम समझें, तो शुरू-शुरू से क्या चीज़ें होने लगती है कि हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये मैं अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम है, या मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो इनिशियल लेवल पर कैसे समझें? तो ये इनिशियल लेवल पे हमारा जो वर्क की जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होगी। देखिए, जब कभी सिगरेट स्मोकिंग के लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई पर्सन किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा है, तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के नाम पे इस पोर्टल से अपने आप को इन्वॉल्व करता है कि इससे मेरा माइंड शायद फ्रेश हो जाएगा, है ना। बात बेसिकली ये है कि किसी भी आप काम में इन्वॉल्व हैं, आपने आधे घंटे काम किया, तो आपको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, और उस 5 मिनट में आप अपना काम बंद भी कर देंगे तो भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्मोक करके ही माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। आप जस्ट सिंपल वॉक भी कर लेंगे, थोड़ा-सा अपने आप को, जो आपका जो काम कर रहे हैं, पोमोडोरो टेक्निक होती है काफ़ी। ये हाँ, क्या टेक्निक है सर? पोमोडोरो टेक्निक क्या है, उसमें कि 25 मिनट और 5 मिनट का फॉर्मेट सबसे ज़्यादा चलता है कि आप 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का रेस्ट करें। 5 मिनट आप उस काम के बारे में मत सोचें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सिंपल टहल सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप लेट सकते हैं, कोई कुछ भी आप करें, लेकिन जो काम वाला काम है वो ना करें 5 मिनट। तो 5 मिनट आपने जब वो कुछ नहीं किया, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो गया, फिर से आप 25 मिनट के साइकिल में आप काम कर सकते हैं। तो ये 25-5 का जो है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, 30 मिनट्स, 5 मिनट, 40 मिनट्स और 5 मिनट्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन-सा हमें सूट करता है। 25 मिनट एंड 5 मिनट वाला जो टाइम स्लॉट है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक एक है
कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, और बहुत सारे ट्रेनर इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये जो 5 मिनट का जो नॉन वर्किंग है, इसमें जितना अच्छा हम रिलैक्स कर लेंगे उतना अच्छा हमारी प्रोडक्टिविटी होगी हमारी। तो खैर, प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। बात है कि आपको कुछ देर काम करने के बाद आपको नॉन वर्क टाइम चाहिए। अब उसमें अगर किसी ने ये धारणा बना ली है कि अगर मैं स्मोक करता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तो ये एक कंसेप्ट, एक तो धारणा है। ये लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसको हम ऐसे ही समझे कि जब हम कोई काम कर रहे हैं हमारा दिमाग टायर्ड हो जाता है, हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। यस, वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्मोकिंग ब्रेक ही लें, क्योंकि हाँ। मोस्टली ऑफिसेज में होता है कि लोग काम करने के बाद 5 या 10 मिनट का स्मोकिंग ब्रेक लेने के लिए चले जाते हैं और उनको लगता है कि इसके बाद हम फ्रेश हो जाते हैं। तो बेसिकली वो स्मोकिंग से फ्रेश नहीं हो रहे हैं, वो ब्रेक लेने से फ्रेश हाँ, हो रहे हैं। वो 5 मिनट का या जो भी है, जितना देर में वो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने काम की बातें नहीं कर रहे हैं, जी। उससे वो हो रहे हैं। जी। तो वो किसी भी तरह से हो सकता है। सिंपल वॉक से भी हो सकता है, पानी पीकर हो सकता है, म्यूजिक सुनकर हो सकता है, नैप लेकर हो सकता है। तो सर अगर हम ऑफिशियल आवर्स की बात करें, क्योंकि लगभग सभी लोग वर्किंग होते हैं, तो वहाँ पर नैप नहीं ले सकते, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते? 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं तो हम रिफ्रेश हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हम वॉक कर सकते हैं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक या सिंपल हिंदी सॉन्ग्स जो भी अभी अभी चल रहे हैं वो सुन सकते हैं जी। ना। हमें अपने माइंड को रिफ्रेशमेंट देना है, तो माइंड फिर से काम में लग जाएगा, फिर से कंसंट्रेशन उसका बन जाएगा। जी। तो सर वापस से हम इस टॉपिक पर आते हैं कि हमें इससे तकलीफ परेशानी क्या-क्या होने लगती हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने लगती है, वो अफ़ेक्ट करने लगती है। इसके अलावा और क्या कुछ सिम्पटम्स हम समझ सकते हैं कि इनिशियल लेवल पर हमें ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से आते हैं? जब वो रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को स्मोकिंग करके के रिफ्रेश कर रहे हैं, जी। या जब पीने की बात है कि बहुत लोग शाम में पीते हैं, और तो अपने आप को वो पी कर रिलैक्स कर रहे हैं, अपने दिन भर की थकान मिटा रहे हैं। तो जब ये रूटीन बना हुआ हो और फिर अगर कभी नहीं मिले और फिर अगर उससे परेशानी होती है, तो समझना चाहिए कि एडिक्शन हो गया है। अगर सिगरेट ब्रेक लेते हैं और किसी ब्रेक में सिगरेट अवेलेबल नहीं है और इससे उनको अब इरिटेशन हो रहा है, या रोज शाम में अल्कोहल ले रहे हैं, किसी दिन किसी कारण से नहीं अवेलेबल हो पाया, कोई ट्रैवल रहा, कहीं जाना पड़ा, किसी फंक्शन में जाना पड़ा, किसी परिवार वाले के यहाँ जाना पड़ा, और उस कारण से अगर वो नहीं ले पाए, अब इसके कारण से उनको इरिटेशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर समझना चाहिए कि एडिक्शन, उनकी बॉडी में एडिक्शन होने लग गया है। और एडिक्शन ना ये सोमेटिक लेवल पर हमारी बॉडी लेवल तक पहुंच जाता है, बॉडी क्रेविंग करने लग जाती है, और फिर इंसान जो है फिर किसी भी कॉस्ट पे उसको पूरा करना चाहता है। फिर काम का बड़ा लॉस हो, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व होगा, दूसरे काम छूट सकते हैं, तो दूसरे महत्वपूर्ण काम छोड़ के भी इंसान फिर उसको पूरा करने की कोशिश करता है। एडिक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाए, फिर इंसान का तो कंट्रोल, जब एडिक्शन जितना स्ट्रांग है उतना उसका कंट्रोल अपने आप से पे कम हो जाता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो होश नहीं रहता। उसे बस अपना वो एडिक्शन का जो तलब है वो पूरा करना है। और ये ड्रग्स के मामले में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पर एडिक्शन जल्दी एडिक्ट बना लेता है पर्सन को। जी। सर मैं अभी ड्रग्स पर ही आने वाली हूँ, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जो आपने जैसे बताया ड्रग्स में एडिक्शन बहुत जल्दी होने लगता है, तो ऐसी क्या सिचुएशंस या कैसा माइंडसेट होने लगता है कि इंसान अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट को छोड़कर फिर ड्रग्स के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम लेवल का एडिक्शन हो गया, एक्सट्रीम लेवल का नशा हो गया। तो ऐसा इसके बारे में जानना चाहूँगी, वहाँ पर क्या साइकोसोमेटिक रीजंस होते हैं? साइकोसोमेटिक रीजन तो वही है, लोनलीनेस का। जी। बेसिकली जो पर्सन अपने आप में हैप्पी नहीं है, जी। वही एडिक्शन में जा सकता है। जो पर्सन अपने आप में हैप्पी है, खुश है, और उस खुशी को लाने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सिर्फ मेडिटेशन का नहीं हो सकता, किसी भी क्राफ्ट में, किसी भी आर्ट में, किसी भी एक्टिविटी में
अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, उसको वो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, तो वो किसी भी तरह के एडिक्शन में जाएगा नहीं। मेडिटेशन सबसे अच्छा है अपने आप को हैप्पीनेस देने का। तो जब कोई पर्सन हैप्पी नहीं हो तो फिर वो जाता है। और थोड़ा कूल फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। कितने लोगों को लगता है कि ये कूल है, ये भी एक हमारे जो सोशल पीयर ग्रुप है उसमें एक कूलनेस फैक्टर का जब टैग जाएगा कि हाँ ये पर्सन तो ऐसा करता है या किया हुआ है जी। ना। और इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेन केमिकल के लेवल पे थोड़ा समझें तो जो हैप्पीनेस जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे ब्रेन्स में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं जो हमें टेम्पररी हाई का फीलिंग देते हैं। डोपामिन हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो डोपामिन सिर्फ उसी तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है ना, कई सारे तरीके हॉलिस्टिक और नेचुरल तरीके भी हैं जिसके माध्यम से बनाए जा सकते हैं। मेडिटेशन तो अपने आप में बढ़ाता ही है। 7 न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर हैं टोटल जो हमारे ब्रेन में होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, आनंदामाइड। तो इसमें डोपामिन और सेरोटोनिन का सबसे ज़्यादा आता है, एंडोर्फिन भी है। तो अब एक्सरसाइज करने से भी एंडोर्फिन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। तो अगर जी, कई लोग एक्सरसाइज से भी एडिक्टेड होते हैं, उनको ये होता है कि हाँ मुझे वर्कआउट करना है बहुत, तो वहाँ पर भी इसको समझ सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए एडिक्शन वर्ड वहाँ पे वो नेगेटिव हो गया। हाँ, वो एडिक्शन अपने आप में नेगेटिव हो गया। जी इसको कह सकते हैं कि हेल्दी एडिक्शन है वो। जी अगर किसी को एक्सरसाइज से एडिक्शन हो जाए कि मुझे तो एक्सरसाइज करना ही है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जी तो अगर ऐसा किसी को हो जाए तो ये तो एक हेल्दी एडिक्शन है कि जिसको अगर वो लाइफ में कंटिन्यू करेंगे तो उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जी क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और वह भी हमें फील गुड फैक्टर देता है। एंडोर्फिन अगर हमारे ब्रेन में हो तो हम अच्छा फील करते हैं। तो एक्सरसाइज का अगर एडिक्शन हो तो ये तो अच्छी बात है। और जैसे कोई कहें कि मेडिटेशन का एडिक्शन जी हो गया है, कि अगर मेडिटेशन कितने लोग ऐसा बताते हैं कि मेडिटेशन वो कर रहे हैं, अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं जिस दिन, तो उस दिन उनको लगता है कि उनके दिन में कुछ लैकिंग है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। जी तो ये एडिक्शन तो अच्छा एडिक्शन है, पॉजिटिव एडिक्शन है कि इस बहाने इस कारण से उनका ध्यान छूटेगा नहीं, है ना। हाँ, ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। जो भी नए मेडिटेटर्स हों इस बात को जाने कि मेडिटेशन का एडिक्शन कभी लगता नहीं है। वो ठीक है, शुरुआती दौर में कभी कभार ऐसा हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, सभी लोगों के साथ नहीं होता। तो इसको तो पॉजिटिव की तरह लेना चाहिए कि अगर मेडिटेशन नहीं करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो चलिए, इस कारण से आपका मेडिटेशन छूटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म में वो हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर मेडिटेशन अगर किसी कारण से छूट जाए, वैसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई ट्रैवल है, कभी कोई फंक्शन है और किसी कारण से अगर मेडिटेशन छूटता है तो मेडिटेशन को हम छोड़े नहीं, मेडिटेशन के ड्यूरेशन को हम कम कर लें। अगर हम 1 घंटे मान लो मेडिटेशन में बैठते हैं तो उस दिन हम 20 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें, तो मेडिटेशन को टोटल मत छोड़िए, उसको कम कर लीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा होता नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रहते हैं, वो हमारी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बन जाता है। सर, आपने बताया कि हमें मेडिटेशन इसमें बहुत काम करता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि जो हमारे साथ अभी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, जो मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, वो भी हमारा शो देख रहे हैं, तो उनको ज़रा आप ये समझाएं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम मेडिटेशन करके भी अच्छा फील कर सकते हैं, गुड फील कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से मैं बताता हूँ। देखिए, स्पिरिचुअली क्या है कि जो मेडिटेशन है वो हमारे मन के विचारों को शांत करता है और शून्य बनाता है। तो जब विचार हमारे कम होते हैं तभी हमें शांति मिलने लग जाती है, हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो मेन बात यही है, समझना है कि हम अपने लोनलीनेस के फीलिंग को या अपने अनहैप्पीनेस के फीलिंग को कैसे कम करें। तो शांति मिलने लगती है, अच्छा लगने लग जाता है, यहाँ से बात शुरू हो गई। और जब शून्यता आती है विचारों की, तब ये हमारे भीतर ब्लिस की फीलिंग जनरेट करता है। ब्लिस को हम हैप्पीनेस से भी हायर डिग्री का समझे। हैप्पीनेस में कोई फैक्टर है और तब खुशी होती है।
ब्लिस जो है वो एक वो अवस्था होती है, वो हैप्पीनेस का हायर लेवल, जहाँ पर कुछ नहीं भी है फिर भी हम भीतर से खुश रहते हैं। आनंद, ये ब्लिस जो है वो ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है, कोई इसका कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम ब्लिस में पहुंचेंगे ध्यान के माध्यम से, जब हम शून्य हो जाते हैं तब ये ब्लिस का लेवल आता है। और जब हम ब्लिस में पहुंच जाते हैं तब हमारे ब्रेन में आनंदामाइड रिलीज हो रहा होता है। और ये आनंदामाइड पर बहुत रिसर्च हुए हैं। जो ड्रग्स लेते हैं तो कुछ ड्रग्स में THC होता है। THC का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और आनंदामाइड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है। कहने का मतलब कि अगर आप मेडिटेशन से ब्लिस के लेवल में पहुंचते हैं तो जो आपको भीतर से अच्छा लग रहा है ये काफ़ी हद तक ड्रग्स लेने वाले जब वो हाई फील करते हैं, जब ड्रग्स लेते हैं तो वो मोमेंटली कुछ देर के लिए हाई स्टेज में जाते हैं और उस हाई को फील करने के लिए ही बार बार लेना चाहते हैं। तो उनके ब्रेन में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ध्यान के माध्यम से ब्लिस की अवस्था में पहुंचने के बाद भी आपके ब्रेन में भी कुछ वैसा रिलीज हो रहा है, आनंदामाइड। पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। तो मेडिटेशन से आनंदामाइड हमारे ब्रेन में रिलीज हो तो फिर जिसको ये आनंदामाइड रिलीज होने वाला और ये जो ब्लिस वाला अनुभव जब हो जाएगा तो ना फिर वो किसी भी तरह से वो ड्रग्स के एडिक्शन में जा ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा समझिए कि ड्रग्स ले रहे हैं कुछ फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप खरीद रहे हैं, और जो कि लीगल तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, इलीगल वे में ही चीज़ें मिलती हैं। इलीगल वे से पैसा खर्च करके खरीद रहे हैं और उसको लेने के बाद कुछ देर का वो इफेक्ट रहता है। मेडिटेशन के माध्यम से बिना कोई पैसा खर्च किए, कोई आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, खुद से आप उस स्टेज में जा रहे हैं। और जब खुद से आप जा रहे हैं तो यू हैव कंट्रोल कि आप कितना देर उसमें रहना चाहते हैं। जितना फ्रिक्वेंटली मेडिटेट करेंगे, जितना फ्रिक्वेंटली उस साइलेंस जोन में, उस ब्लिस जोन में जाएंगे, आप आनंद को महसूस करेंगे। तो यह तो ड्रग से कई डिग्री बेहतर हो गया। कोई कॉस्ट नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई लीगलिटी का जफा नहीं, आपके पास कंट्रोल है। आप कितना बार, कितनी देर अनुभव करना चाहते हैं। तो हमारे ब्रेन में आनंदामाइड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये मैकेनिज्म है। हमें मेडिटेशन से इसको ठीक करने का, इसको दूर करने का, और नेचुरली हम उस जोन में पहुंच जाएं। सर, आपने कितने अच्छी तरह से समझाया कि कैसे मेडिटेशन का जो मैकेनिज्म है कैसे वो वर्क करता है। फिर इसके साथ और भी समझना चाहूँगी कि क्या और भी कोई स्पिरिचुअल मेथड्स हैं, वेज हैं जहाँ पर हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं? यस, बहुत सारे वेज हैं। जी। देखिए, अध्यात्म जो है ना वो बहुत बड़ा महासागर है। जब तक हम इस महफिल में आए नहीं तब तक हमें इस महफिल के अलग अलग रंग पता नहीं चलते। दूर से देखने के बाद बहुत लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब इसमें आते हैं तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको बात करता हूँ शमानिज्म की। शमानिज्म की प्रैक्टिस में वो डिफरेंट म्यूजिक्स होते हैं। शमानिज्म की ट्रेनिंग में जाएंगे तो उस म्यूजिक के माध्यम से अपने आप को अल्टर्ड स्टेट में ले जाते हैं। तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी इसके कई सारे म्यूजिक मिल जाते हैं, जिसको आप ट्राई करें सुनने के लिए 15 मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए, कि आपको उस म्यूजिक को सुनकर कैसा लगता है। कोई आप एक्टिवली मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक को सुन रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक सामानिक म्यूजिक है, वैसा ट्रांस स्टेट को इंड्यूस करने वाला म्यूजिक है। तो उसके माध्यम से भी हम अपने आप को अल्टर्ड स्टेट में ले जा सकते हैं। फिर डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, किसी हम ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि अपने आप को किसी क्लास में, किसी डांस की क्लास में या म्यूजिक क्लास में इनरोल कर लें। कोई हॉबीज़ पकड़ लें, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए। अब किसी यंगस्टर को रियलाइज हुआ कि वो एडिक्शन वाली फेज में जा रहा है, अपने आप को बाहर निकालने के लिए वो अपने आप को किसी म्यूजिक क्लास में, किसी हॉबी क्लास में इनरोल कर सकता है, ताकि वो उधर पॉजिटिवली इन्वेस्टेड रहे।
डांस करते हैं तो डांस करने से भी, डांस भी एक तरह का एक्सरसाइज है, उससे भी हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, वो भी हमें फील गुड फैक्टर देता है। तो इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम अपने आप को स्पोर्ट्स, कोई खेल, खासकर कोई ऐसा खेल जिसमें पसीना बहता है, जिसमें बॉडी का मूवमेंट होता है, कि जब बॉडी का जब मूवमेंट हो रहा है ना, तो फिर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं, है ना। पैसिव एक्टिविटी जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें हम कम मूवमेंट कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, लेकिन जब मूवमेंट है तो वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। फिर अलग अलग डिफरेंट स्पिरिचुअल ग्रुप्स में जाएंगे, कहीं कहीं पे कुछ स्पिरिचुअल गेम्स मिल सकते हैं, कहीं ना कोई लर्निंग क्लास लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सुडोकू है, क्लास चेस है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे गेम्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कुछ सीखने की, कोई नया लैंग्वेज सीखने के लिए कोई लोग अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, तो वह भी हमें हैप्पीनेस दे सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, जैसे कि आपने बताया कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ करके हम उसमें इन्वॉल्व हो करके हम इन जैसी चीज़ें हैं, जो नशे की चीज़ें हैं, इनसे दूर रह सकते हैं। सर, इसके साथ ही काफ़ी एनजीओज़ भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जो हम सबकी मदद करती हैं इन सब चीज़ों से दूर रहने में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं और भी इस तरह के होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, देखिए, अगर जब कोई पर्सन अपने पर्सनल एफर्ट लगाता है अपने आप को नशे से दूर रखने के लिए, जिसके लिए काफ़ी विल पावर की ज़रूरत होती है। जब कोई पर्सन खुद से करना चाहता है कंट्रोल, कि हाँ मैं नहीं जाऊं, तो इसमें विल पावर की ज़रूरत तो होगी। तो अगर पर्सनल एफर्ट करने के बाद अगर नहीं होता है, तो हमें फैमिली का या दोस्तों का सपोर्ट लेना चाहिए। हमें ऐसे लोग ढूंढने चाहिए, ऐसे मैच्योर फ्रेंड जिनके साथ हम रहें, तो हम पॉजिटिवली चीज़ों में रहेंगे। और ज़्यादातर पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, जब अगर आप उनकी कंपनी ढूंढेंगे, तो एक्टिवली आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हर एक पर्सन को ढूंढना चाहिए, अपने अपने लाइफ में पॉजिटिव फ्रेंड्स रखने चाहिए। तो इसके बाद ये पर्सनल एफर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, इसके बाद फिर ग्रुप सपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें हम किसी प्रोफेशनल ग्रुप के पास जा सकते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस है, यूएस में ये काफ़ी है, भारत में भी है। तो आप उसमें जाकर भी अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, और यह सब भी काम करती है। अल्कोहलिक एनोनिमस में ग्रुप काउंसलिंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पीयर टू पीयर ट्रेनिंग, पीयर टू पीयर सपोर्ट। ये क्या है, लाइक माइंडेड, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो लोग बाहर आ चुके हैं, वैसे ही लोग ग्रुप में बात करते हैं कि वो कैसे बाहर आए, उन्होंने क्या किया, कैसे आए। तो जब दूसरे एक्सपीरियंसर को जब हम सुनते हैं, दूसरा अनुभवी पर्सन जो हमारी तरह था कभी एडिक्शन के फेज में, तो फिर हमें ये मोटिवेशन मिलता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में तो वीकली सेशन होते हैं, उनका अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए इसका सपोर्ट ले सकते हैं। इसकी बुक भी आती है, और काफ़ी अच्छी बुक है वो। लुई हे ने भी काम किया था अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप के साथ, और वो भी रिकमेंड करती हैं कि ये अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, प्रोफेशनल ग्रुप सिस्टम। तो इसका सहारा नशा मुक्ति एनजीओज या ग्रुप का सहारा भी लिया जा सकता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हम किस तरह से अपने आप पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही सर ये एपिसोड कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं आपसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछूंगी। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर कैसे काम करके कैसे हम इन सब चीज़ों में राहत पा सकते हैं? देखिए, एडिक्शन एक चॉइस है कि हमें इसमें जाना है कि नहीं जाना है, जी। है ना। तो इस चॉइस को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में स्प्लीन ऑर्गन होता है। तो अगर हम स्प्लीन ऑर्गन को चार्ज कर देते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो हमारी चॉइस बेहतर होंगी। कहने का मतलब, हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट SP4, स्प्लीन की नाड़ी का चौथा पॉइंट, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का अगर हम मसाज करते हैं, स्प्लीन मजबूत होता है। स्प्लीन को हम डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं, मेडिटेशन के बाद अपने स्प्लीन पे हाथ रखकर भाव कर सकते हैं। स्प्लीन का स्ट्रक्चर आप एक बार गूगल इमेज पे, यूट्यूब पे देख लीजिए, और स्प्लीन के शेप में लाइट को विजुलाइज करके भी आप अपने स्प्लीन को चार्ज कर सकते हैं।
अलग अलग एनर्जी हीलिंग मेथड्स होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं और उसके माध्यम से अपने स्प्लीन को हील कर सकते हैं। स्प्लीन हेल्दी होगा तो आपके चॉइस बेहतर होंगे और आप एडिक्शन में नहीं जाएंगे। SP4 के साथ हमारे कलाई में जुड़ा हुआ है PC6, तो मेनली SP4 होगा। SP4 के साथ साथ PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करें तो SP4 और PC6 और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए आप प्रोफेशनल एक्यूपंक्चरिस्ट या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के से हेल्प ले सकते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर भी अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। 1 या 2 मैं बताता हूँ जिसको आप करें। 1 और 2 के अलावा आपको और करना है तो आपको किसी एक्यूपंक्चरिस्ट को विजिट करना चाहिए। एक्यूपंक्चर के प्रयोग से भी मैंने पाया है, देखा है कि व्यक्ति की अल्कोहल की आदत, तंबाकू की आदत छूट जाती है। थैंक यू सो मच सर, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए कि हम किस तरह से SP6 और SP4 पर काम करके कैसे इसकी तंबाकू की और अल्कोहल की आदत को छोड़ सकते हैं। तो सर, इसके साथ ही आप जानना चाहूँगी, एक चक्रा थेरेपी और सुनने में आता है कि इससे बहुत मदद होती है, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, बताइए। हमारे पास 7 चक्रास हैं, जी। है ना? 7 को 6+1 कहा जाता है। तो हमारी जो इन चक्रास हैं उसमें तीसरे नंबर पे है मणिपुर चक्र। तो जो अभी स्प्लीन ऑर्गन की मैंने बात करी, वो स्प्लीन ऑर्गन जो है हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र से हेल्दी है, अगर हमारे सभी चक्रास अगर हेल्दी हैं तो एडिक्शन हो नहीं सकता, है ना? कोई व्यक्ति एडिक्शन में जा रहा है, अनहेल्दी वे में जा रहा है, तो उसके भीतर चक्रास भी बैलेंस है, जी। तभी वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना। तो चक्रास को बैलेंस करना से भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। चक्रास को बैलेंस करने के लिए म्यूजिक थेरेपी सबसे अच्छा मैं मानता हूँ कि आप जिस चक्र को बैलेंस करना है, जैसे मान लीजिए मणिपुर चक्र यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे राग, बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं। अगर हम रागाज में जाएं तो राग शुद्ध सारंग स्प्लीन को हेल्दी करने के लिए, मणिपुर चक्र को हेल्दी करने के लिए है। तो हम उस म्यूजिक को सिर्फ सुनने से भी वो हेल्प होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसके साथ मेडिटेशन जोड़ लें तब तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। जी। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ मेडिटेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो उसके साथ हम मेडिटेशन करें। अगर किसी का मेडिटेशन के अलावा भी सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, तो इससे भी हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने इतने सारे ये जो नशा है इसको काबू करने, इसको ख़त्म करने के इतने सारे मेथड्स आपने शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अब एपिसोड को समाप्ति की ओर ले जाने का वक्त हो चला है, तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हमने जाना नशे के बारे में, जाना कि नशे की जो आदत है वो डेवलप कैसे होती है, इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं स्पिरिचुअल मेथड्स के द्वारा। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे आगे। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए, अपना नाम बताएं, आपकी उम्र और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।